नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आपको याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से लेकर संसद तक और संसद से लेकर सड़क तक हर मौके पर, हर अवसर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई का आह्वान करते रहते हैं। लगातार नरेंद्र मोदी ये दावा करते हैं कि वे इस देश से भ्रष्टाचार मिटाकर ही दम लेंगे। वे यहां तक कहते हैं कि कोई भ्रष्टाचारी उनके पास नहीं बैठ सकता, उनका ताप भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन हकीकत क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान के दावे की हकीकत क्या है? उनकी कथनी और करनी में क्या फर्क है? इसका खुलासा इंडियन एक्सप्रेस नाम के अखबार ने कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार दीप्तिमान तिवारी ने एक विस्तृत खबर छापी है। सिलसिलेवार तरीके से पिछले 10 सालों में, यानी 2014 में सरकार में आने के बाद से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार भ्रष्टाचारियों के साथ क्या सलूक कर रही है। क्या सचमुच वे सलाखों के पीछे हैं या बीजेपी की गोद में, नरेंद्र मोदी की गोद में आकर अच्छे अच्छे ओहदे पा गए हैं? इस बड़े खुलासे के बाद देश भर में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे तथाकथित अभियान की कलई खुल गई है। इंडियन एक्सप्रेस के इस खुलासे पर बात करें उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक आध भाषण को सुन लेना बेहतर होगा, जिसमें भी ये कह रहे हैं कि मुझसे कोई भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता, मेरा ताप बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये एक दो बयान सुन लीजिए, उसके बाद बात करेंगे कि इंडियन एक्सप्रेस नाम के अखबार ने, अंग्रेजी अखबार ने, किस तरह दस्तावेजी प्रमाणों के साथ, सिलसिलेवार तारीखों के साथ ये साबित किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार भ्रष्टाचार करने वालों को सलाखों के पीछे नहीं भेज रही, बल्कि उनकी गोद में आकर बड़े बड़े ओहदे हासिल कर रहे लोग, खास तौर से विपक्ष के नेता। आइए पहले नरेंद्र मोदी के एक दो छोटे छोटे उनके भाषणों के टुकड़े सुन लीजिए। तो मोदी की भी एक गारंटी है, और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भ्रष्टाचार के विरोध एक्शन से बचने का ही है। भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ता इस बात को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे तो लोगों को इनकी वास्तविकता का पता चल ही जाएगा। तो आपने सुना कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वे भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार वॉशिंग मशीन बन गई है। जो थोड़े दिनों पहले कांग्रेस ने दावा किया था, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एआईसीसी मुख्यालय में एक वॉशिंग मशीन, यानी कपड़े धोने की मशीन, वो रख के टेबल पर बताया था कि किस तरह से बड़े बड़े दागदार लोग बीजेपी में जाकर नरेंद्र मोदी के पास पहुंचकर बेदाग हो जाते हैं। उनकी कमीज पर जिन पर भ्रष्टाचार के दाग लगे होते हैं, वे बेदाग होकर
अपने सीने पर भारतीय जनता पार्टी लिखा लेते हैं। इस वॉशिंग मशीन में, अरे वो डालिए ना, ये वाली टी शर्ट जाती है। पहले देखिए, इस पे जो लिखा हुआ है आप पढ़ रहे हैं, अब मैं इसमें ये डलवा रहा हूं। अरुण जी इसके अंदर डालिए और देखिए क्या निकल कर आता है। वहां भी दिखाइए, अच्छी तरह दिखाइए, पढ़िए इस पे क्या लिखा है। भाई उधर भी दिखाइए, सब जगह मांग है इस मशीन की। देखिए इस मशीन की कितनी मांग है। अब इसके अंदर डालेंगे अरुण जी। अरुण जी अब डाल दीजिए, सबने देख लिया। क्या बोल रहा है, बोलो प्रेस कॉन्फ्रेंस जी। अब देखिए इसके भीतर से बटन दबाओ ना, स्पिन वाला दबाओ, सारे बटन दबाओ और निकालो, देखो क्या निकलता है। आज की प्रेस वार्ता मोदी जी जरूर देख रहे होंगे। अब ये देखिए साफ होकर क्या निकला। कोई बात नहीं, मेरा फेस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टी शर्ट इंपॉर्टेंट। देख लिया आपने? तो ये जादू आपको दिखाया। इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर में, इस पड़ताल में ये बताया गया है कि 2014 में सरकार बनने से लेकर अब तक कुल 25 बड़े विपक्षी नेता, यानी गैर भाजपा दलों के नेता, जिनमें कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, शिवसेना है, टीडीपी है, इन पार्टियों के 25 बड़े नेता, जिन पर ईडी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू, बड़ी बड़ी जांच एजेंसियों के शिकंजे कसे हुए थे, जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे, जिनके खिलाफ छापे पड़ चुके थे, जिनकी जांच पड़ताल चल रही थी, यहां तक कि कुछ लोग चार्जशीट हो चुके थे। उन 25 नेताओं में से 23 नेता नरेंद्र मोदी और बीजेपी की गोद में बैठ गए और तमाम मुकदमे या तो ठंडे बस्ते में डाल दिए गए या उनकी फाइल ही बंद कर दी गई, केस ही खत्म कर दिए गए, खात्मा रपट लगा दी गई। इसकी तारीखों के साथ पड़ताल इंडियन एक्सप्रेस ने की है। इन 25 नेताओं में से 25 के खिलाफ मुकदमे थे जो बीजेपी में आए हैं। इनमें से 10 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हैं, 4 शिवसेना के हैं, 4 एनसीपी के हैं यानी शरद पवार की पार्टी के, 3 टीएमसी के हैं और 2 टीडीपी के नेता हैं। 25 में से 23 अब बीजेपी में जाकर राहत पा चुके हैं, जिनके या तो मुकदमे खत्म कर दिए गए हैं या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। इनमें जो बड़े नाम है पहले उनका जिक्र कर लेते हैं, जो खास तौर से मुख्यमंत्री जैसे पद पर रहे हैं। इन 25 नामों में आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे हैं जो महाराष्ट्र के नेता हैं, तो इसलिए महाराष्ट्र से ही बात शुरू करते हैं। आपको याद होगा महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण नाम के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। उनकी सरकार के समय सेना के शहीदों के परिजनों के लिए एक आवासीय प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, उसका नाम था आदर्श हाउसिंग सोसाइटी। इस सोसाइटी के तहत मुंबई में एक बहुत बेशकीमती इलाके में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई गई थी। वहां पर जो फ्लैट्स का आवंटन हुआ था, उस आवंटन में गड़बड़ी हुई। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने परिजनों, अपने इष्ट मित्रों, मिलने जुलने वालों को नियमों को ताक पर रखकर इन फ्लैट्स में आवंटन किया है। यह आदर्श सोसाइटी घोटाले के रूप में सामने आया। महाराष्ट्र की विधानसभा से लेकर देश की संसद तक बवाल मचा। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस आला कमान के निर्देश पर अशोक चव्हाण को इस्तीफा देना पड़ा। उनके खिलाफ अब तक मुकदमे चल रहे थे, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले यही अशोक चव्हाण, जिन पर आदर्श सोसाइटी घोटाले का आरोप था, वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। दिलचस्प बात यह भी है दोस्तों कि बीजेपी ने यानी मोदी की सरकार ने कांग्रेस की सरकार के, यूपीए की सरकार के कार्यकाल के घोटालों पर एक श्वेत पत्र जारी किया था। उस
दस्तावेज में भी इस आदर्श सोसाइटी घोटाले का जिक्र था। यानी अशोक चव्हाण के भ्रष्टाचार में लिप्त होने का दावा खुद बीजेपी ने अपने एक पुलिंदे में किया था। लेकिन अशोक चव्हाण जैसे ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, उन्हें राज्यसभा मिल गई। तारीखों के साथ इसका विवरण इंडियन एक्सप्रेस में है। अब वे देश के सबसे ऊंचे सदन राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य की हैसियत से बैठेंगे। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक एक और बड़ा नाम है जिसने मोदी की और बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाकर अपने सारे दाग धुलवा लिए हैं। वो नाम है प्रफुल्ल पटेल। आप सब जानते हैं प्रफुल्ल पटेल शरद पवार की एनसीपी के बड़े नेता थे। जब यूपीए की सरकार थी तब वे नागरिक उड्डयन मंत्री थे। उनके ऊपर एक गंभीर आरोप लगा था 111 विमानों की खरीद में गड़बड़ी का। यानी एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ने 111 बोइंग विमान खरीदे थे, उसमें घपले का आरोप लगा था। इसके अलावा इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के मर्जर यानी विलय के मामले में भी उनके खिलाफ आरोप लगे थे और सीबीआई ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। उन पर चार्जशीट हुई थी इस मामले में। लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने अभी कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। बीजेपी में शामिल होते ही प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ सीबीआई में जो मुकदमा चल रहा था, जिसमें विमानों की खरीद, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के मर्जर, एयरलाइंस की ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट खोलने में गड़बड़ी, विदेशी रूट आवंटित करने में एयरलाइंस को, इस सब के जो आरोप उनके ऊपर थे, बाकायदा मुकदमा चल रहा था, चार्जशीटेड थे प्रफुल्ल पटेल। लेकिन सीबीआई ने उनके बीजेपी में शामिल होते ही क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है। प्रफुल्ल पटेल अब पूरी तरह से इस तरह के गंभीर आरोपों से मुक्त हो गए। यानी वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग मशीन बीजेपी, इन दोनों की कृपा से प्रफुल्ल पटेल अब पूरी तरह से बेदाग बच गए। इसका तारीखों के और साल के साथ खुलासा इंडियन एक्सप्रेस की खबर में है। ऐसा ही एक मामला है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा का। इनके ऊपर शारदा चिटफंड घोटाले में लिप्त होने का आरोप था। एक तृणमूल कांग्रेस के नेता थे, उनके साथ लेन देन का इन पर आरोप था। भारतीय जनता पार्टी ने जब तक हिमंता कांग्रेस में थे तब तक इनके भ्रष्टाचार को लेकर असम में घर घर गली गली ढोल पीटा था। हिमंता के भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी ने एक पुस्तिका छापी थी, कई पेज की एक छोटी सी पुस्तिका। उसमें हिमंता के भ्रष्टाचार का लंबा कच्चा चिट्ठा दर्ज किया गया था। लेकिन जब हिमंता बीजेपी में शामिल हो गए, उसके बाद हिमंता बिश्व शर्मा के खिलाफ चल रहे मामलों का क्या हुआ किसी को नहीं पता। इनके ऊपर जो मामले थे वे ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। और कुछ बड़े नामों का जिक्र कर लेते हैं। अजित पवार, आप सब जानते हैं अजित पवार महाराष्ट्र के और देश के कद्दावर दिग्गज नेता शरद पवार के भतीजे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं। एक दफा आपको याद है, तड़के सुबह उन्होंने शपथ भी ले ली थी 4 बजे देवेंद्र फडणवीस के साथ, यद्यपि वो सरकार चली नहीं थी। लेकिन जब पिछले सालों में शिवसेना की उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई गई, उसके बाद एकनाथ शिंदे की सरकार बनी, तब से अजित पवार अपने आप को सत्ता से दूर महसूस कर रहे थे। अजित पवार पर 70,000 करोड़ रुपए का सिंचाई घोटाले का आरोप है और ये आरोप बीजेपी लगातार लगाती रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी, अजित पवार सिंचाई मंत्री थे, उस समय का यह आरोप है। अजित पवार के बारे में अभी नवंबर 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुए हैं 3 राज्यों के, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की एक सभा में, आम सभा में, नाम लेकर कहा था कि 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी हैं अजित पवार। कांग्रेस, एनसीपी और तमाम विपक्षी पार्टियां भ्रष्ट राजनेताओं को
आगे बढ़ाने का काम करती है। लेकिन यही अजित पवार प्रधानमंत्री के भाषण देने के चंद दिनों के भीतर, कुछ घंटों के भीतर एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल है। उसमें अजित पवार अपनी पार्टी लेकर शामिल हो गए, अपनी अलग एनसीपी बना ली और महाराष्ट्र की बीजेपी शिवसेना की सरकार में मंत्री बन गए। अब अजित पवार के ऊपर जो सिंचाई घोटाले का आरोप है, वो केस भी ठंडे बस्ते में कोल्ड स्टोरेज में भेज दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर की सब हेडिंग में बताया है कि किस तरह किन किन नेताओं के घोटाले कोल्ड स्टोरेज में रख दिए गए हैं, यानी ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। और नेताओं का जिक्र करते हैं। एक शुभेंदु अधिकारी है, तृणमूल कांग्रेस के नेता है, ममता बनर्जी की पार्टी के नेता थे, है नहीं कहना चाहिए। जब तक वे तृणमूल कांग्रेस में थे, ममता बनर्जी के बहुत करीबी नेता थे, बंगाल के कद्दावर नेता हैं। उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा आरोप था, नारदा स्टिंग ऑपरेशन। उस स्टिंग ऑपरेशन में शुभेंदु अधिकारी बाकायदा नकदी लेते हुए, पैसे लेते कैमरे में कैद हुए थे। बीजेपी ने बहुत बवाल किया था शुभेंदु अधिकारी के इस भ्रष्टाचार को लेकर। नारदा स्टिंग ऑपरेशन बंगाल में तूफान लाने वाला काम कर रहा था, लेकिन बाद में यही शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब आज की तारीख में भी नरेंद्र मोदी की सरकार पार्टी में है। आइए कुछ और नामों का जिक्र करते हैं जो बीजेपी में जाने के बाद, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाने के बाद जिनके दाग धुल गए। उनमें एक नाम है गीता कोड़ा। गीता कोड़ा झारखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की धर्मपत्नी है। मधु कोड़ा के ऊपर भी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप थे, वे जेल तक में रहे। कोड़ा कांग्रेस के टिकट पर सांसद बनी थी, लेकिन वही अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। कोल ब्लॉक आवंटन वाले घोटाले में इन पर आरोप था, सीबीआई ने केस किया हुआ था, लेकिन अब गीता कोड़ा भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर का दावा ही यह है कि 25 में से 23 लोग न केवल आरोपों से राहत पा गए, बल्कि इनाम भी पा रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई उप मुख्यमंत्री बन गया, कोई राज्यसभा और लोकसभा में पहुंच गया है। एक और बड़ा नाम नवीन जिंदल। आप जानते हैं यूपीए की जब 10 साल की सरकार थी, तब नवीन जिंदल कांग्रेस के सांसद थे। एक बड़े कारोबारी परिवार के सदस्य हैं। उनके बड़े भाई सज्जन जिंदल, उनका पाकिस्तान तक में कारोबार है। नवीन जिंदल के ऊपर भी कोल ब्लॉक घोटाले की जांच चल रही थी, ईडी के घेरे में थे, छापा उनकी कंपनियों पर पड़ चुका था। और उसके बाद अभी लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वे जिस दिन बीजेपी में शामिल हुए, उसके चंद घंटों के भीतर उन्हें कुरुक्षेत्र सीट से बीजेपी ने लोकसभा का टिकट दे दिया। तो अब नवीन जिंदल भी वॉशिंग मशीन बीजेपी, यानी नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है, उस वॉशिंग मशीन में, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में नरेंद्र मोदी नाम का जो वॉशिंग पाउडर है, उसमें धुलकर साफ शफाफ होकर लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक तापस रॉय है, ये भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इनके ऊपर ईडी का छापा पड़ा था, ये भी टीएमसी के नेता थे, अब ये चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ा नाम है महाराष्ट्र का छगन भुजबल। ये पहले शिवसेना में थे बाल ठाकरे के समय, उसके बाद कांग्रेस में आ गए, फिर एनसीपी में चले गए और अब फिर से एक बार सरकार की गोद में बैठे। अभी एकनाथ शिंदे की सरकार में मंत्री थे, लेकिन मराठा आरक्षण को लेकर जो महाराष्ट्र में विवाद चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, उसके कारण इन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। छगन भुजबल गिरफ्तार हुए थे, जेल गए थे, ईडी और सीबीआई की जांच लगातार उन पर चल रही थी। छगन भुजबल भी अब बीजेपी और नरेंद्र मोदी के पाले में जाकर तमाम तरह के आरोपों से मुक्त हो गए। एक उत्तर प्रदेश का कारोबारी है संजय सेठ, बड़े धनाढ्य सेठ हैं, बिल्डर हैं, कॉलोनाइजर हैं। पहले समाजवादी पार्टी में थे,
शालीमार ग्रुप नाम से इनका ग्रुप है, कारोबारी समूह है। इन पर आईटी की रेड पड़ी थी, यानी आयकर विभाग की कार्रवाई इनके खिलाफ हुई थी, छापा पड़ा था। लेकिन तब वे अखिलेश यादव के साथ थे, समाजवादी पार्टी के साथ थे। बाद में उनको लगा कि किसी भी तरह से दाग मुक्त होना है, अपने ऊपर चल रही इन कार्रवाइयों से मुक्ति पानी है, तो उसका मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। तो वे बीजेपी में शामिल हो गए। कुछ दिनों पहले जो राज्यसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें संजय सेठ भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर राज्यसभा में पहुंच गए हैं और उन्होंने आज शपथ ले ली होगी। इसी सूची में महाराष्ट्र के एक नेता और है, प्रताप सरनायक। जब महाराष्ट्र में सरकार थी उद्धव ठाकरे की, तब ये विधायक थे। इन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी उद्धव ठाकरे को कि ईडी और सीबीआई बहुत परेशान कर रही है आप लोगों को। तो इन्होंने सुझाव दिया था, मशवरा दिया था कि क्यों ना बीजेपी में शामिल हो जाया जाए, नरेंद्र मोदी से हाथ मिला लिया जाए। तब उद्धव ठाकरे ने इनकी सलाह नहीं मानी थी। बाद में प्रताप सरनायक पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ आ गए। इनके ईडी सीबीआई के केस में, इनके ऊपर पहले ईओडब्ल्यू का केस था, जिसके आधार पर बाद में ईडी और सीबीआई ने कार्रवाई शुरू की थी। अब प्रताप सरनायक के ऊपर चल रहे मामलों में क्लोजर रिपोर्ट लग गई है, यानी फाइल नस्तीबद्ध हो गई। हसन मुशर्रफ भी है, ये भी अजित पवार के साथ आ गए। इन पर भी बड़े बड़े गंभीर आरोप थे। भावना गवली है महाराष्ट्र की एक नेता, इन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप थे। ये भी अब भारतीय जनता पार्टी में आ गई है। ये सारी फहरिस्त, सारी लिस्ट इंडियन एक्सप्रेस ने नामों के साथ, तारीखों के साथ, कब किसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, 2014 से पहले क्या स्थिति थी, 2014-15 के बाद ईडी, सीबीआई, आईटी ने या ईओडब्ल्यू में इन नेताओं पर कार्रवाई की, केस रजिस्टर हुए, चार्जशीट पेश की गई। लेकिन फिर किन तारीखों में, अगले कुछ महीने, कुछ सालों में ये नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उसके बाद न केवल मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, सांसद और विधायक बन गए। बहुत से लोग इस वक्त भी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में हैं, उस बीजेपी के टिकट पर जो बीजेपी इन सब लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी। इंडियन एक्सप्रेस ने दस्तावेजी पड़ताल के साथ ये साबित किया है कि इस सरकार ने जांच एजेंसियों के जरिए नेताओं पर, विपक्ष के नेताओं पर फंदा डाला, उन्हें घेरे में लिया, उनको डराया धमकाया और आखिर में उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करके इनामात तो दिए ही, उन्हें उन मुकदमों से मुक्त होने का रास्ता भी दिखा दिया। आज वे राहत की सांस ले रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि कोई भ्रष्टाचारी उनके ताप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। शायद वे ठीक कह रहे हैं, उनके पास बैठकर ताप कोई विपक्ष का नेता बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन जब वो उनकी पार्टी में आ जाता है तो नरेंद्र मोदी का ताप ठंडक में बदल जाता है। और इस मामले में इंडियन एक्सप्रेस के इस खुलासे के बाद एक दिलचस्प ट्वीट किया है महुआ मोइत्रा ने। महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी अभी 2 दिन पहले मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है। महुआ ने एक छोटी सी कवितानुमा ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, खुले हैं बीजेपी के द्वार, खुले हैं बीजेपी के द्वार, आ जाओ नहीं तो अब की बार तिहाड़, आ जाओ नहीं तो अब की बार तिहाड़। कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने भी इंडियन एक्सप्रेस के इस खुलासे के साथ चुटकी ली है। उन्होंने लिखा है, मोदी वॉशिंग मशीन सिंस 2014। वे लिखती हैं, 25 विपक्षी सांसदों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनमें से 23 ने बीजेपी का दामन थामा, राहत और इनाम पाया। जब मोदी भ्रष्टाचार पर एक्शन लेने की बात करते हैं, तब वे असल में सबको वॉशिंग मशीन में नहला धुलाकर बीजेपी की मोहर लगाने की बात करते हैं। आज के इंडियन एक्सप्रेस के इस खुलासे के साथ इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर दीप्तिमान तिवारी के शानदार कवरेज के बाद देश के सामने यह है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की कथनी करनी में कितना फर्क है। कितनी बड़ी संख्या में
जांच एजेंसियों के घेरे में आए हुए विपक्षी दलों के नेता बीजेपी में शामिल हुए। शामिल होने के बाद उन्होंने क्या हासिल किया, ये इस रिपोर्ट में खुलकर सामने आ गया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।